हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी लेकर आ गया है अर्थशास्त्र का एक नया टॉपिक जिसका नाम है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन से ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से प्रश्न वही होते हैं, कुछ न कुछ भाषा बदल दी जाती है जिससे एक नया प्रश्न बन जाता है। ठीक है, यदि आप इन 30 से 32 क्वेश्चनों पर विचार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न आपको भयभीत नहीं करेंगे। नाम है भुगतान संतुलन, जिसको आप बैलेंस पेमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना जी, अंग्रेजी में। तो आइए देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं और कैसे कैसे प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे आने वाले कौन से प्रश्न हो सकते हैं, साथ साथ वो भी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को आपके एग्जाम की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तारीख और डेट आयोग की जो है ऐसे जैसे अदालत की डेट हो गई है। ठीक है, इधर उधर हो रही है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पीजीटी वही है जहां था, टीजीटी फिर से थोड़ा सा असमंजस में पड़ी है चीजें, लेकिन अपनी आप तैयारी को मत विचलित करिएगा, ना विचलित होइएगा, क्योंकि वही होता ना कि एग्जाम के टाइम अगर इस तरह की चीजें आने से आप विचलित हो जाएंगे तो फायदा उनको मिल जाएगा जिसलिए तमाम सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है ना जी। तो आइए, निश्चित तौर पे अपने अपने घरों में, अपने अपने रूम्स में बैठकर इस गर्मी का आनंद भी ले रहे होंगे। देखिए, परीक्षा की घड़ी में परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन उसी में जो धैर्य रखकर पढ़ लेता है सिलेक्शन भी उसी का हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से प्रश्न रखे गए हैं आपके। हाँ, तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा आप किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा किए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि व्यापार आप पढ़ लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन पढ़ लिए हैं, भुगतान संतुलन भी उसी से मिलता जुलता है। व्यापार संतुलन में केवल आयात और निर्यात को देखा जाता है, यानी दृश्य मदों को देखा जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी देखा जाता है। अदृश्य मदों में सेवाएं आती, विभिन्न प्रकार की सेवाएं। इस तरह से दृश्य और अदृश्य मदें मिलकर भुगतान संतुलन बनाती हैं। ठीक है, बैलेंस पेमेंट। आइए देखते हैं, कह रहा है कि भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है, भुगतान अवशेष को अवमूल्यन तभी सुधार सकता है जब आयातों की मांग की लोच एवं निर्यातों की मांग की लोच का योग हो 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक या 0। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप इस प्रश्न पे विचार करेंगे तो यह अवमूल्यन तभी सुधार सकता है इसको जब आयातों की मांग की लोच एवं निर्यातों की मांग की लोच का योग 1 से कम हो, यानी इकाई से कम। अगर लोच अधिक होगी तो निश्चित रूप से अवमूल्यन क्या होगा, कतई सुधार नहीं सकता। ठीक ना जी। आइए अगला प्रश्न, कह रहा कि यदि निर्यातों एवं आयातों की मांग की लोच इकाई के बराबर है तब क्या होगा। इकाई के बराबर है तो क्या होगा। अब देखिए, उस पिछले प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो पिछला प्रश्न अगर आप हल कर लिए हैं तो ये उसी प्रश्न का आगे की बात है कि यदि बराबर हो जाए तब क्या होगा। क्या भुगतान शेष अनुकूल हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा या अप्रभावित रहेगा। नहीं, अप्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तब अवमूल्यन का कोई असर नहीं होगा। क्लियर, इकाई के यदि बराबर है क्या, लोच, बहुत दिमाग में बैठा लीजिएगा। इकाई से कम है तो प्रभावित होगा, इकाई से अधिक है तो प्रभावित ही नहीं होगा। क्लियर। आगे
कह रहा मुद्रा मूल्य का अवशोषण सिद्धांत दिया था, मुद्रा मूल्य का अवशोषण सिद्धांत। ठीक है, मुद्रा मूल्य का अगर अवशोषण सिद्धांत की बात करें तो सिडनी एस अलेक्जेंडर ने दिया है। कौन? सिडनी एस अलेक्जेंडर, सिडनी एस अलेक्जेंडर। अगर केवल पूछ देता अवमूल्यन का अवशोषण सिद्धांत, ठीक है, अवमूल्यन का अवशोषण सिद्धांत, अवशोषण सिद्धांत, इसको दिया था केन्स ने। कौन दिया था? केन्स। फिलहाल इसका आंसर आपका सिडनी एस अलेक्जेंडर होगा। कह रहा कि आधार वर्ष में भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर 1 रुपया बराबर 5 सेंट है। 1 रुपया बराबर 5 सेंट है, ठीक है, तथा दोनों देशों में कीमत सूचकांक 100 है। कीमत सूचकांक कितना? 100 है। यदि अब चालू वर्ष 2011 में भारत में कीमतों का सूचकांक 400 हो गया। कितना? 400 हो गया। कीमत का सूचकांक 400 हो गया और अमेरिका में मूल्य सूचकांक बढ़कर 200 हो जाता है, तब नई विनिमय दर क्या होगी? तब नई विनिमय दर क्या होगी? तो इसको हल करने के लिए देखिए प्रश्न यही आ सकता है, केवल डिजिट बदल सकती है। ठीक है, तो आप विनिमय दर का सूत्र जान लीजिए। विनिमय दर का सूत्र अगर जानेंगे तो उसी पे रख देंगे, ये सवाल आपने आप आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे नई विनिमय दर बराबर, नई या पुरानी, मैं नई इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि नई विनिमय दर, बाकी ये विनिमय दर ही है। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? ये सूत्र आप ध्यान में रख लीजिएगा। विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत, विदेशी करेंसी की घरेलू ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा यहां जगह कम पड़ेगी। ठीक है, यहां का लिए बराबर क्या? विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत। ठीक है, विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत, आगे गुणे घरेलू कीमत सूचकांक, गुणे घरेलू कीमत सूचकांक बटे क्या होगा? बटे देख लीजिएगा, बटे है क्या? विदेशी कीमत सूचकांक, विदेशी कीमत सूचकांक। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आप उस मान को रख दीजिए। तो विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत कितनी है? अगर इसकी बात करें तो 5 गुणे घरेलू कीमत सूचकांक कितना है? तो घरेलू कीमत सूचकांक कितना है? आप देखिएगा 100 है, 400 है। कितना है? 400 बटे, बटे देख लीजिएगा 200 है, बटे विदेशी कीमत सूचकांक कितना है? अमेरिका में विदेशी यही ना 200। ठीक है, अब 0 0 से काट लीजिए, 0 0 से काट लीजिए, 4 पचे 20 हो जाएगा, बटे 2 बराबर 10। कितना जाएगा? 10। अब देखिए इसमें कहा 1 रुपये बराबर 10 सेंट, 1 रुपये बराबर 10 सेंट। इसी तरह से आप जो भी प्रश्न आएगा रखकर हल कर लेंगे, आपका आ जाएगा। नई विनिमय दर बराबर क्या होता? विदेशी करेंसी की घरेलू कीमत गुणे घरेलू कीमत सूचकांक। ठीक है, घरेलू कीमत कितनी थी? 5, और भारत में कीमत सूचकांक कितना था? 400। तो 5 गुणे 400 हो गया। अमेरिका में आपका कीमत सूचकांक बढ़कर कितना हो गया? 200। तो बटे 200 हो गया, काट देंगे 10 आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा लाइट चली गई है। हाँ, इसके वजह से समस्याएं हो जाती हैं।
सब काम जुगाड़ से एक तरह से चल रहा भी, केवल और केवल आपकी मेहनत में और चार चांद लाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए, ठीक है ना जी। कह रहा है कि मुक्त तैरती फ्री फ्लोटिंग विनिमय दरों की प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच समायोजन से किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार और पढ़िए। कह रहा मुक्त तैरती फ्री फ्लोटिंग विनिमय दरों की प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच समायोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के द्वारा, घरेलू करेंसी के मूल्य ह्रास के द्वारा। तो ये दोनों बातें सही हैं, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ना समझ में आए तो लिख के देख लीजिएगा। क्लियर। आगे कह रहा कि गत कुछ वर्षों से विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई विनिमय दर व्यवस्था को मोटे तौर पर स्वतंत्र परिवर्तनशील दर से लेकर एक मध्यस्थ मुद्रा में अपरिवर्तनीय दर से टांकने की दर से भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया है। तो अगर मैं ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न एक बार प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करूं, ठीक है, तो ये प्रश्न 2003 में बना है, ठीक है, 2003 बना है। तब जो था स्वतंत्र परिवर्तनशील दर व्यवस्था थी। क्या थी? स्वतंत्र परिवर्तनशील दर व्यवस्था। वर्तमान समय में आरबीआई प्रतिबंधित विनिमय दर नीति अपनाता है। ये उस समय थी, लिखेंगे वर्तमान में आरबीआई प्रतिबंधित विनिमय दर नीति अपनाता है। क्लियर। हाँ, तो चाहे प्रश्न जो भी आए, अगर ऑप्शन में ये है तो ये लगाइएगा, नहीं तो ये लगाइएगा। ठीक। आगे कह रहा है कि विनिमय दर को ऊंचा रखने का या टांकने का अर्थ क्या है। मुद्रा का अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या मुद्रा का अधिमूल्यन। ये प्रश्न कल के भी भाषा में था, मतलब कल के भी वीडियो में था, वो पूछने का तरीका अलग, यानी कि इसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, मुद्रा विनिमय दर को ऊंचा टांगने का अर्थ होता है अधिमूल्यन। ठीक है, जब कोई देश किसी दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने मुद्रा का मूल्य बढ़ा देता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिमूल्यन कहते हैं। कल मैंने बहुत विधिवत समझाया था इसको, कि जैसे अभी $1 बराबर 85 रुपए है, अगर हम $1 बराबर 60 रुपए कर दें तो इसे अधिमूल्यन कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिमूल्यन। और यदि $1 बराबर 100 रुपया हो जाए तो इसे अवमूल्यन कहेंगे। ठीक है, अधिमूल्यन से आयात प्रोत्साहित होता है और अवमूल्यन से निर्यात प्रोत्साहित होता है। ठीक। हाँ, आइए, कह रहा है कि विनिमय नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं हैं। विनिमय नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं हैं, क्या है? विदेशी विनिमय मार्केट पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। केंद्रीय बैंक सरकारी विनिमय दर निश्चित करता है। आयातों को दी जाने वाली करेंसी का नियमन होता है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी क्या? उपरोक्त सभी। ठीक। आगे उपयुक्त शब्द होता है, अब उपरोक्त लिखने की, लेकिन वो सैद्धांतिक दृष्टि से शब्द सही नहीं है। परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा, गजब का प्रश्न है ये भी। परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय मौद्रिक अधिकार, स्वर्ण का मूल्य, विदेशी विनिमय बाजार से मांग और पूर्ति की शक्तियां। तो यही सही है। तीसरा कौन सा सही है? तीसरा, विदेशी विनिमय बाजार से मांग तथा पूर्ति की शक्तियां। आगे कह रहा है कि वर्तमान में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा कितना है। तो वर्तमान शब्द आ जाए तो आप कितना, 23-24 या 24-25 ले लीजिएगा। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में अगर आयात को देखेंगे
आयात को देखेंगे तो 2.9 हो चुका है, और निर्यात को देखेंगे तो 1.7 भी मिलेगा आपको, 1.8 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा विदेशी व्यापार में भारत का हिस्सा है। आयात में 2.9 के करीब है और निर्यात में 1.7 से लेकर 1.8 है। यानी ये प्रश्न पहले का है, आप इसको सही कर लीजिएगा अगर पूछा जाएगा तो। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, सीमा कर, उत्पाद कर। नहीं, इसमें से कोई भी प्रत्यक्ष नहीं है, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष कर। क्लियर? कैसा लग रहा है प्रश्न और कितना सही हो रहा है आपका, ये भी आप कमेंट करके बताइए, और जुड़ने का प्रयास करिए एग्जाम टाइम एकेडमी से। ठीक, कोशिशें जारी हैं कि आपके एग्जाम्स को देखकर, एग्जाम चूंकि टल गया, थोड़ा सा शिथिलता आ गई, नहीं तो अब तक टेस्ट शुरू हो गए होते। ठीक है, फिलहाल ये निचोड़ सीरीज है टॉपिक वाइज, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत के भुगतान संतुलन के संबंध में क्या सत्य है? सदैव धनात्मक रहता है, सदैव ऋणात्मक रहता है, सदैव संतुलन में रहता है। ठीक है, भुगतान संतुलन कभी भी घाटे में नहीं रहता है। क्या रहता है? सदैव संतुलन रहता है। क्योंकि ये मानकर चलता है कि हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले भी रहे हैं। लेखांकन की दृष्टि से सभी क्या होता है? बराबर होता है। कह रहे लेखांकन की दृष्टि से स्वतंत्र भारत के भुगतान संतुलन के संबंध में क्या सत्य है? तो यही बात है, सदैव संतुलन में रहता है, सदैव संतुलन में रहता है। विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि एक में मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो जाए? देखिए, जब कोई कीड़ा आ जाता है तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए, कह रहा है कि अवमूल्यन देश, अवमूल्यन, फिर देश, फिर मूल्य ह्रास, फिर अधिमूल्यन या मूल्यवर्धन। तो ये प्रश्न ये क्या किए हैं, कहीं न कहीं इसके ऑप्शन इधर उधर छप गए हैं, तो देख लीजिएगा। इसमें मूल्य ह्रास आपका सही होगा। क्या सही होगा? मूल्य ह्रास। ठीक है, ये फिर से ये ले लिए, ये गलत थी चीजें। अवमूल्यन, मूल्य ह्रास, अधिमूल्यन या मूल्यवर्धन, तो इसमें सही क्या होगा? मूल्य ह्रास। क्या सही होगा? मूल्य ह्रास। विदेशी विनिमय दर में किस प्रकार का परिवर्तन होगा यदि एक मुद्रास्फीति की दर अन्य देश से ऊंची हो जाए? तो मूल्य ह्रास हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस देश के भुगतान शेष के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? किसे? निम्न में से किसी देश के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? किसे? विदेशी निवेश को, बाहरी सहायता को, निवेश आय को, NRI जमाएं, तो ये निवेश आय को सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, अगर यहां आप देखना चाहें कि भुगतान संतुलन, भुगतान शेष क्या होता है, तो देखिएगा, भुगतान शेष में क्या क्या होता है एकदम देख लीजिए। देखिए, भुगतान शेष के अंतर्गत 2 तरह की चीजें रखी जाती हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता, ठीक है, और दूसरा होता है पूंजी खाता। पूंजी खाता, चालू खाता की अगर बात करें, ठीक है, चालू खाता में दृश्य और अदृश्य दोनों मदें आती हैं। दृश्य मदें और अदृश्य मदें। ठीक है, दृश्य मदों में क्या क्या आती हैं? आयात और निर्यात की वस्तुएं, आयात और निर्यात की वस्तुएं, यानी सभी वस्तुओं को किस में रखते हैं? दृश्य मदों में। इसमें है सभी प्रकार की सेवाएं, सभी प्रकार की सेवाएं अदृश्य मदों में आती हैं। क्लियर? इसके बाद पूंजी खाता के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। पूंजी खाता, विदेशी निवेश, बाहरी सहायता, विदेशी निवेश,
बाहरी खाता, ठीक है, NRI जमाएं, NRI जमाएं। इसके बाद एक आता है ऋण सेवाएं, ऋण सेवाएं। तो यहां से आप एक बार देख लीजिएगा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनेगा, 3-4 तरह का प्रश्न बनता है, ठीक है। चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, दृश्य मदें क्या होती हैं, अदृश्य मदें क्या होती हैं। आगे करें कि अंतरराष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं केवल स्वर्ण कोष, केवल डॉलर एवं पाउंड, सभी मुद्राओं के कोष, वे समस्त साधन जिनसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान दिया जा सके। तो ये सही है डी। अंतरराष्ट्रीय तरलता में कौन सी चीजें सम्मिलित की जाती हैं, वे समस्त साधन जिनसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान किया जा सकता है, वो सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय विदेशी विनिमय सुरक्षित कोष का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेशी विनिमय सुरक्षित कोष का भाग नहीं। स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार, विदेशी मुद्रा संपत्ति, विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियों जो बैंक एवं निगमों द्वारा क्या है, अधिकृत की गई हैं। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न के आंसर को, क्या इसमें सही होगा। तो देखिएगा सुरक्षित नहीं है की बात कर रहा है, किसकी नहीं है, तो ये भी सुरक्षित, ये भी सुरक्षित, ये भी सुरक्षित है, ये जो है यह सुरक्षित नहीं है। क्लियर। विदेशी मुद्रा एवं प्रतिभूतियां जो बैंकों एवं निगमों के द्वारा अधिकृत हैं। क्रय रुपये को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, ठीक है। कब परिवर्तनीय बनाया गया, तो देखिएगा ये प्रश्न जरूर से जरूर आपको हो सकता है एग्जाम में मिले, ठीक है। तो कब बनाया गया है, अगस्त 1994 में। अगस्त 1994 में। कब, अगस्त 1994 में। घोषणा हुई थी 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1994 को घोषणा हुई थी, लेकिन कब बनाया गया, तो अगस्त 1994 को। क्लियर। चालू खाते में परिवर्तनीय कह रहे भारत में विदेशी विनिमय दर से संबंधित 1990 के दशक में उठाए गए निम्नलिखित कदमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चालू खाते की परिवर्तनीयता, एकीकृत बाजार निर्धारित विनिमय दर, विनिमय दर प्रणाली, उधारीकृत विनिमय दर प्रबंधन, विनिमय दर में 2 चरणों में यथार्थपरक समायोजन। देखिए अगर ये प्रश्न का आंसर आपको देना है तो क्या करना होगा, आपको सारे चीजें कब कब हुई हैं ये सजाना होगा, ठीक है ना जी। सारी चीजें कब कब हुई हैं ये सजाना होगा। 1 मिनट। तो देखिएगा थोड़ी सी समस्या आ गई थी, पता नहीं क्या इन्वर्टर बोल रहा था, तो मुझे लगा कि सब कुछ लेके बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम चालू खाते में परिवर्तनीयता की बात करें, चालू खाते में परिवर्तनीयता की बात करेंगे तो यह हुआ था 1994 में। 1994 में एकीकृत बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली की अगर बात करें, एकीकृत प्रणाली की बात करें तो यह हुआ था 1993 में। प्रबंधन प्रणाली की अगर बात करें, किसकी, प्रबंधन प्रणाली की, ठीक है, तो यह हुआ था 1992 में। प्रबंधन प्रणाली 1992 में। और यथार्थ परक समायोजन की अगर बात करें तो यह हुआ था 1991 में। 1991 में, यानी पहले डी आएगा, क्रम से सजाना है, फिर सी आएगा, फिर बी और ए, डी सी बी ए, यानी ऑप्शन बी सही होगा। और आप सारे को याद रख लीजिएगा क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता, एक एक प्रश्न बन सकता है। क्लियर।
आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, यही सही है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है निश्चित तौर पे, तो ध्यान में रखिएगा। प्रतिकूल, टीजीटी में तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, पीजीटी में थोड़ा सा टफ आ जाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपाय में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? मौद्रिक नहीं है। ठीक है, तो अपस्फीति, अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण, ये सब मौद्रिक हैं। ये क्या है? मौद्रिक हैं। और मौद्रिक नहीं है आयात प्रतिबंध। आयात प्रतिबंध, आयात को ही रोक देना, ये मौद्रिक नहीं है। कह रहा प्रतिकूल भुगतान संतुलन ठीक करने हेतु निम्न में कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? तो फिर वही चीज है, आयात नियंत्रण। आयात को नियंत्रित कर दिया, उस बार प्रतिबंध लिखा था, इस बार नियंत्रण लिख दिया है। ठीक है, भुगतान शेष के असंतुलन की स्थिति में यह अवस्था होती है। भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में कह रहा है, तो देखिएगा इसमें कोई भी संतुलित की बात नहीं है। ठीक है ना जी, किसी में आयात ज्यादा है तो किसी में निर्यात ज्यादा है, तो उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? असंतुलन की स्थिति में है। क्लियर, आगे बढ़िए। प्रतिकूल भुगतान शेष का अर्थ है, प्रतिकूल, देखिए जब किसी देश के बारे में अब आप बात करेंगे, जैसे भारत के बारे में बात करें, तो जब भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल कहा जाएगा, यानी आयात अधिक होगा, निर्यात कम होगा। और आयात मतलब यम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब ये निर्यात हो गया, तो यहां आयात अधिक है निर्यात से, इसके लिए यह क्या है? प्रतिकूल है। क्या है? यह प्रतिकूल है। ये इसकी बात करेंगे तो यह अनुकूल की बात कर रहा है, अनुकूल है। और ये क्या है? संतुलन में है, संतुलन में है। क्लियर, क्लियर। कह रहा व्यापार शेष का अर्थ इनके बीच का अंतर होता है। व्यापार शेष का अर्थ इनके बीच का अंतर, व्यापार शेष पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया व्यापार शेष में आयात और निर्यात, ठीक है, या निर्यात और आयात देखा जाता है। आगे कह रहा देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति बराबर होती है। घरेलू मुद्रा की मांग अधिकतम होती है, घरेलू मुद्रा की मांग न्यूनतम होती है, या घरेलू मुद्रा की मांग और साथ ही साथ उसकी आपूर्ति अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 25 का आंसर आप दीजिए जल्दी से। और भुगतान संतुलन की अवस्था में जब पूछ रहा है तो आप जानते हैं घरेलू मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति क्या हो? बराबर हो, तो इसे हम कहेंगे संतुलन की अवस्था। भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? चालू खाते में घाटा, पूंजी खाते में घाटा, व्यापार संतुलन में घाटा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। किसमें घाटे की बात करके भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में इच्छित होता है? मतलब असंतुलन की अगर बात करते हैं भुगतान संतुलन के, तो हम किसकी बात करते हैं, किसके घाटे की बात करते हैं? तो पूंजीगत जब चीजों में घाटा होगा तो हम कहेंगे भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में है। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? स्वायत्त प्राप्तियां और स्वायत्त भुगतानों के बीच अंतर, वित्तीय निभाव प्राप्तियां और स्वायत्त भुगतानों के बीच अंतर, वित्तीय निभाव प्राप्तियां और वित्तीय निभाव भुगतानों के बीच अंतर, स्वायत्त प्राप्तियां और स्वायत्त वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर। अब आपको मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो केवल इकोनॉमिक्स वाले ही समझ पाएंगे कि ये स्वायत्त प्राप्तियां और स्वायत्त भुगतानों के बीच अंतर या निभाव या दुनिया भर की जो एक चीजें कठिन कठिन दी हैं ये कहाँ से शब्द हैं, तो ये इकोनॉमिकल शब्द हैं और आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। इसका आंसर होगा क्या? स्वायत्त प्राप्तियां और स्वायत्त भुगतानों के बीच अंतर को ही क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन का घाटा। भुगतान संतुलन लेखा प्रणाली की दृष्टि से फिर वही क्वेश्चन है, सदैव संतुलित रहता है, सदैव संतुलित रहता है। क्लियर, यही बार बार प्रश्न पूछा गया है। कह रहे निम्नलिखित में से व्यापार की दृष्टि से अदृश्य मदें कौन कौन सी हैं? बैंकिंग, जहाजरानी, बीमा, ये सभी सेवाएं हैं, इसलिए ये सभी, ठीक है, ये सभी क्या है? सभी के सभी सही हैं। 1 2 3 4, ये 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3। सभी सेवाएं हैं यानी सभी अदृश्य मदें हैं। आगे देख लीजिएगा,
प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने हैं तो निम्न उपायों में से कौन सा मौद्रिक नहीं है। यह भी प्रश्न फिर से आया है। आयात प्रतिबंध ये मौद्रिक नहीं है, बाकी सब मौद्रिक है। व्यापार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है। व्यापार संतुलन की बात करेंगे तो इसमें आयात और निर्यात देखा जाता है। आयात और निर्यात क्या हो, निर्यात और आयात भी दिया, आयात और निर्यात भी दिया है। ठीक है, व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है, आयात और निर्यात। ठीक है, आयात और निर्यात। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31, निर्यात माइनस आयात। अच्छा देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर दोनों ऑप्शन दिया है ना, दोनों ऑप्शन दिया है तो आप निर्यात माइनस ये समझिएगा। संतुलन की अवस्था हम तब कहेंगे एक देश के संबंध में जब निर्यात अधिक होता है, यानी निर्यात में से आयात घटाया जाएगा तो उसे संतुलन कहते हैं। हालांकि ये पूछने का तरीका गलत है, ये अनुकूल होगा। क्या होगा, अनुकूल, संतुलन में नहीं होगा, अनुकूल होगा। ठीक है, और ये होगा प्रतिकूल। क्या होगा, प्रतिकूल। बराबर अगर होगा तो आयात बराबर निर्यात। अब इसने पूछ दिया है तो पूछ दिया है, उसी हिसाब से आंसर भी लगा होगा, लेकिन जब बराबर होगा तो यह संतुलन होगा। सही तरीका ये है। क्लियर। आगे, निम्नलिखित में से किसे भुगतान संतुलन की दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है। दृश्य मदों में, दृश्य मदों में किसे, जहाजरानी सेवाओं से आय, वस्तुओं से निर्यात प्राप्त। दो देखिए, दृश्य मदों में वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, किसको, वस्तुओं को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी मदें भुगतान शेष खाते में व्यापार की दृश्य अदृश्य हैं। कौन सी क्या है, अदृश्य हैं। तो देखिएगा, विदेशों से प्राप्त लाभांश, विदेशियों पर्यटकों से प्राप्त आय और विदेशियों को बीमा सेवाओं का विक्रय, विदेशियों को परिसंपत्तियों का विक्रय। अब ये 33 प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा और इसका जवाब इसके पहले आप जान लीजिए कि मैं दे चुका हूं। ठीक है ना जी। तो ये सारी सेवाएं हैं, इसलिए उपयुक्त सभी कहीं है, उपयुक्त सभी आप मार के आइएगा। इस तरह से आपके 32 क्वेश्चन भुगतान संतुलन से हो गए। इससे ज्यादा कहीं से प्रश्न नहीं पूछेगा। आप एक बार और देखिएगा वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को देखेंगे तो अपने अंदर की कमियां हमेशा बाहर आएंगी और जितना प्रश्न हल करेंगे इस समय उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सफलता जरूर मिलेगी, बस धैर्य रखने की जरूरत है। ठीक है, कामयाब आप नहीं होंगे तो कौन होगा, क्योंकि इतनी रात तक आप जाग रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे सफलता के आप भागीदारी हैं। तो धन्यवाद सुनने के लिए। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।